अब सर क्वेश्चन पेपर में आता है कि क्या एक माइनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है, क्या वो पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है? माइनर विल शेयर प्रॉफिट्स बट विल नॉट शेयर लॉसेस। सर ये क्या बात हुई? So, a very good evening, all of you. Welcome to class number 2 for fundamentals of partnership. ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चल रहा था और हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था आपसे पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में और प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। पार्टनरशिप दो तरह की होती हैं, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज इन्हीं कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके जाते हैं और थोड़ी सी चीजें और सीखते हैं। ठीक है, अब बेटा यहां पर एक बात सीखने वाले हैं हम माइनर के बारे में। किसके बारे में बेटे? माइनर के बारे में। मुझे ये बताओ पहले तो, ये माइनर कौन होता है? हाजी, माइनर कौन होता है? बच्चा, वेरी गुड, जो छोटा पार्टनर हो गया। या माइनर कौन हो गया? जिसकी उम्र 18 साल से कम है। ठीक है, माइनर कौन होता है? जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। यानी माइनर इज अ पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है उसको हम बोल देते हैं माइनर। अब सर क्वेश्चन पेपर में आता है कि क्या एक माइनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है, क्या वो पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है एज अ पार्टनर या नहीं? तो सर अगर मैं पुरानी बातें करूं तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वो कहता है जो भी जने 18 साल से कम की उम्र के हैं, जो भी जने 18 साल से कम की उम्र में है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते मतलब उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। और एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट में सबसे पहले क्या होते हैं? साइन होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, आप अभी माइनर हो, सब मेरे ख्याल में सारे 18 साल से नीचे हैं, तो आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया होगा तो वहां पर आपके साइन के साथ आपके पेरेंट्स के साइन जरूर लिए गए होंगे, है ना? क्यों? क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी किसकी चलेगी? ऑथराइज्ड पर्सन कौन चलेगा? आपके फादर मदर चलेंगे। आपकी साइनिंग अथॉरिटी कब रहेगी? 18 साल के बाद, राइट? तो वो किसके लिए होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वजह से होता है। बट अभी हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप कहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ, किसके प्रोविजंस पढ़ रहे हैं हम? वेरी गुड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। a minor can be admitted। सर अब ये तो आप कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो। अभी तो आपने बोला 18 साल से कम जना एग्रीमेंट में नहीं आ सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पर मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो रूल्स है वो कहते हैं कि ठीक है भाई, वो एडमिट तो हो सकता है पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? बट ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सर इसका मतलब क्या हुआ कि एक माइनर एडमिट तो किया जा सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? बेनिफिट्स के लिए। अब सर इसमें बेनिफिट्स कौन से होंगे? इस बेनिफिट्स का मतलब है कि माइनर विल शेयर प्रॉफिट्स, माइनर विल शेयर प्रॉफिट्स बट विल नॉट शेयर लॉसेस। सर ये क्या बात हुई? ना कि बेटा यही बात है, माइनर को एडमिट मत करो, और अगर माइनर को एडमिट करोगे तो वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। अगर फर्म को लॉस हुआ तो उसमें वो भागीदारी नहीं लेगा। क्या सर वो प्रॉपर पार्टनर माना जाएगा? ना कि बिल्कुल। पार्टनर के जितने भी राइट्स होते हैं, बुक्स को एक्सेस करना, डिसीजन लेना, सब सारे राइट्स इस माइनर को दिए जाएंगे। पर बस एक राइट उसके पास नहीं होगा कि वो लॉस शेयर नहीं करेगा। ठीक है ना? तो माइनर के फायदे हैं। अब सर यहां पर एक कंडीशन और है, विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यानी अगर मान लीजिए एक फर्म के अंदर 10 पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं?
10 पार्टनर हैं, उसमें से 9 पार्टनर्स एग्री हो गए, ठीक है इस माइनर को एडमिट कर लो, और 10वां पार्टनर कहता है नहीं भैया ये एडमिट नहीं होगा, तो मुझे बताओ वो माइनर एडमिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या लिखा है? विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी जब सारे के सारे 10 पार्टनर्स एग्री होंगे तभी वो एडमिट हो पाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, फर्म के अंदर कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ बड़े डिसीजंस होते हैं, ठीक है, और कुछ छोटे डिसीजंस होते हैं, राइट? बात क्लियर है? एक फर्म के अंदर, एक बिजनेस के अंदर कुछ बड़े बड़े डिसीजंस भी होते हैं और कुछ छोटे छोटे डिसीजंस भी होते हैं। सर सबसे पहले तो आप ये बताओ ये बड़े डिसीजंस का मतलब क्या है और ये छोटे डिसीजंस का मतलब क्या है? बेटा बड़े डिसीजंस वो डिसीजन होते हैं जिससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अफेक्ट हो जाए, जिससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अफेक्ट हो जाए, और स्मॉल डिसीजन कौन से हुए? जिससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। यानी बिग डिसीजन क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं किसको? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। स्मॉल डिसीजंस क्या करते हैं? डोंट अफेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको यह देखना है कि जो एक माइनर एडमिट हो रहा है, एक माइनर एडमिट हो रहा है, तो मुझे बताओ वो बड़ा डिसीजन हुआ छोटा डिसीजन हुआ, कैसे पता लगाएंगे कि उससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अफेक्ट होगी या नहीं होगी? बताओ पहले 10 जने थे, वो 10 जनों के बीच में प्रॉफिट बट रहा था, जैसे अब एक माइनर आएगा क्या उसके साथ भी प्रॉफिट शेयर होगा या नहीं होगा? होगा। तो सबका हिस्सा कुछ ना कुछ तो कम होगा, होगा। तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अफेक्ट हुई या नहीं हुई? हो गई। तो ये छोटा डिसीजन हुआ बड़ा डिसीजन हुआ? बड़ा डिसीजन हुआ। और जब भी बड़ा डिसीजन होगा तो उसके अंदर कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, यानी जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अफेक्ट हो रहा है वहां पर हमें हर किसी का कंसेंट चाहिए होगा, राइट। अब सर ये छोटे डिसीजन का एग्जांपल दो। मैंने कहा 6 जने कह रहे हैं कि भैया इस दुकान से माल खरीदना है, और बाकी के 4 जने कह रहे हैं कि नहीं भैया इस दुकान से माल खरीदना है, परचेज करना है, बिजनेस करना है तो सामान तो खरीदना पड़ेगा। 6 जने कहते हैं नहीं दुकान ए से खरीदो सामान, और 4 जने कहते हैं दुकान बी से खरीदो। तो भाई साहब कौन सी दुकान से सामान खरीदा जाएगा? तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो गई। तो क्या यहां पर सामान खरीदा ही नहीं जाएगा? नहीं सर, ये छोटा डिसीजन है, पहले ये चेक करोगे छोटा डिसीजन है बड़ा डिसीजन है। मुझे बताओ जब हम सामान खरीदते हैं तो क्या सामान खरीदने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अफेक्ट हो रही है? नहीं हो रही। तो छोटा डिसीजन हुआ बड़ा डिसीजन हुआ? छोटा डिसीजन हुआ। तो छोटे डिसीजन में कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी पार्टनर्स चल जाएगा। किसका चल जाएगा? मेजॉरिटी पार्टनर्स, यानी दुकान ए से सामान खरीदने के लिए कितने जने एग्री थे? 6, और दुकान बी से 4। तो सामान कहां से खरीदा जा सकता है? दुकान ए से। बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो यानी बड़े डिसीजन में सबकी कंसेंट चाहिए और छोटे डिसीजन में मेजॉरिटी विंस। अब इसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशंस आपने देखे होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, राइट। हाँ जी बेटा, एक नोट पॉइंट और लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। हमने पिछली क्लास में पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी, तो क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप डीड किस प्रोविजन, किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है? पार्टनरशिप डीड किस एक्ट के थ्रू बनाया जाता है? तो सबका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर होता है क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1982। हमारे दिमाग में भी यही आएगा, बट यहां पर थोड़ा अलग चेंज है कि पार्टनरशिप डीड, ध्यान से सुनेंगे, पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंप्स एक्ट, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है? इंडियन स्टैंप्स एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। और ये लास्ट टू लास्ट ईयर के फाइनल्स बोर्ड्स में क्वेश्चन था एमसीक्यू के रूप में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पार्टनरशिप डीड किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है? इंडियन स्टैंप्स एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। चलिए बेटा, ये था सारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। नॉर्मल केसेस और नॉर्मल की पार्टनरशिप में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अब टोटल
स्ट्रेंथ ऑफ दी चैप्टर, मतलब टोटल स्ट्रेंथ मतलब कि इसके अंदर कितने कॉन्सेप्ट हैं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो आप लिखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, लिखेंगे फटाफट टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आई नो मुझे पहले लिखवाना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब लिख लो, थोड़ा चैप्टर के फ्लो में भूल गए, ठीक है ना, कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, राइट। और प्रॉपर टाइम बता दूंगा कि कितना टाइम उन टॉपिक्स को कवर करने में हमें लगेगा। चले आइए पहले टॉपिक की बात करेंगे, जो कि है आपका पार्टनरशिप डीड। पहला टॉपिक क्या है आपका? पार्टनरशिप डीड। एंड आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा, टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट क्या था? पार्टनरशिप डीड, जो कि हम खत्म कर चुके हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशंस, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशंस। एंड आई होप सो इट इज ऑलरेडी क्लियर टू यू, बट हम करेंगे डिस्कस। हमने क्लास 11th में प्रोविजन एंड रिजर्व्स वाले चैप्टर में चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, वहां से उठ के यहां पर डायरेक्ट आ गया ये, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमें ऑलरेडी बनाना आता है, बाकी बिल्कुल वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, पर विद एडजस्टमेंट्स इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। उसमें बोलेगा प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, गलत बोल देगा प्रॉफिट, तो वो हमें रूल पढ़ने हैं और उस रूल के अकॉर्डिंग पहले प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सही करना पड़ेगा। वहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेन आंसर में पढ़ा था, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम वर्किंग नोट्स के पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा आएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, किन किन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सर उसके बाद क्या सीखेंगे? मैं कि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम एडजस्टमेंट्स करेंगे जो इसके अंदर होती हैं। सर कौन कौन सी? मैंने कहा हम सीखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स के बारे में, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स के बारे में। फिर एडजस्टमेंट सीखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद हम सीखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, राइट। उसके बाद सर सीखेंगे जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो टॉपिक का नाम हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट सर। उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट आएगा, चलिए सर, एक टॉपिक आएगा आपका क्या? पास्ट एडजस्टमेंट्स, और लास्ट टॉपिक आपका होगा सर गारंटी, ठीक है। अब सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, इसको हमें पढ़ना है अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है जी। तो आपके इस चैप्टर में पूरे चैप्टर को हमने टोटल 11 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया और हम डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज चलेंगे। एंड में लिखा मैंने बेटा गारंटी। अब इन टॉपिक्स का एक बार आपको आइडिया दे देता हूं। पार्टनरशिप डीड हम कर चुके हैं, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन हमने करना है कि चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है। जितने भी चार्जेस होते हैं कहां रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, राइट। जितने भी चार्जेस होते हैं कहां रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो सारे कहां रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? रिजर्व बनाना आता है, पार्टनर की सैलरी कमीशन आती है, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, और पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है।
ये सब फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, यानी ये सारा एक जैसा हो गया, सेम टॉपिक। उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर मैंने पास्ट में कोई गलती कर दी, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10%, पर मैंने गलती से दे दिया 12%, तो क्या करना पड़ेगा? 2% सारे पार्टनर से वापसी लेना पड़ेगा। या देना था 5%, दे दिया 3%, तो क्या करना पड़ेगा? 2% इनको देना पड़ेगा। तो इस गलती को सुधारेंगे किसमें? पास्ट एडजस्टमेंट्स में। और गारंटी वाला टॉपिक क्या कहता है कि भाई साहब पार्टनर को गारंटी दे रहा है, कभी फर्म पार्टनर को दे रही है, कभी पार्टनर फर्म को दे रहा है। सर गारंटी का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल 2 जने हैं, ठीक है, ये रहा, एक है ए एक है बी, 2 जने हैं। अब ये दोनों के पास पैसा खत्म हो गया, बिजनेस कर रहे थे, ठीक ठाक चल रहा था, दे वॉन्ट मनी फॉर एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस। अब वो बैंक के पास जा रहे हैं, तो बैंक क्या कह रहा है? भाई लोन तो मिल जाएगा, पर एक लिमिटेड लोन मिलेगा, ज्यादा बड़ा लोन नहीं मिलेगा, और उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब ये दोनों सोचते हैं कि भाई ठीक है लोन मिल रहा है, पर इसके ऊपर इंटरेस्ट हम अभी नहीं दे पाएंगे, हम इस पोजीशन में नहीं है कि इंटरेस्ट दे पाए। तो इन्होंने क्या बोला कि चल एक काम करते हैं, शुभम सर को अपने साथ पार्टनरशिप में ले लेते हैं। तो शुभम सर क्यों जाएंगे भाई? शुभम सर कह रहे मैं तो अपना खुद का अलग बिजनेस करूं, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊं? तो कहते हैं सर हमें ना कुछ पैसे की जरूरत है और एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि हम अकेले तो सारा काम नहीं कर सकते। आप आओगे तो हमारी फर्म को वैल्यू मिलेगी थोड़ी, ठीक है ना, हमारे फर्म की फेस वैल्यू आपसे थोड़ी बढ़ जाएगी, और दूसरा थोड़ा पैसा भी आ जाएगा, आप कैपिटल तो लेकर आओगे, थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा, और थोड़ी सी एक नॉलेजेबल पर्सन आ जाएगा, तो हमसे आपको हमें आपसे बेनिफिट होगा। मांगे तुम्हें तो बेनिफिट होगा, मेरे को क्या बेनिफिट होगा? भाई मेरे को तो बेनिफिट चाहिए, बिजनेस टॉक्स अबाउट मनी, मेरे को क्या बेनिफिट है? मैं क्या तुमने पैसा डुबो दिया मेरा, तो मैं कहां जाऊंगा? तो आप मुझको गारंटी दोगे मुझे लाने के लिए? कहोगे सर ठीक है, अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है या थोड़ा सा भी डाउट है, तो हम आपको गारंटी देते हैं, ठीक है, या तो ये ए दे देगा गारंटी, या ये बी दे देगा गारंटी, या ये दोनों मिलकर गारंटी दे देंगे कि सर आपका प्रॉफिट शुरुआती ईयर्स में या पूरे लाइफ टाइम में साल में 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा, यानी जो भी प्रॉफिट होगा सब में बटेगा, ठीक है, आपके हिस्से में कम से कम 5 लाख रुपए आएंगे ही आएंगे, ये गारंटी हम देते हैं। मैंने कहा कि गारंटी दे रहे हो तुम 5 लाख रुपए आएंगे, अगर मान लो मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए आए, प्रॉफिट का हिस्सा बटा सब में, और मेरे हिस्से में आए 4 लाख रुपए, तो सर क्या कहेंगे? गारंटी हमने दी है ना सर, हम अपने प्रॉफिट कम करके आपको पूरा 5 लाख रुपए करके देंगे। ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें गारंटी में। बात क्लियर हो गया? तो ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, अगर समझ के पढ़ोगे तो पूरे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इसमें से सर हम पार्टनरशिप डीड वाला अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। करें सर स्टार्ट? चलिए टॉपिक का नाम लिखेंगे, सेकेंड टॉपिक, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। सर अब ये हमें चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बीच में एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय चार्जेस एंड व्हाट डू वी मीन बाय एप्रोप्रिएशन। 11th में हमने जो जैसा पढ़ा हो गया, पर अब हमें इसके बीच में क्लैरिटी चाहिए, अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो आइए सर एक तरफ लिखेंगे आप चार्जेस या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरी तरफ लिखेंगे आप एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। राइट? चलिए सर, चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? चार्जेस आर, जल्दी बोलोगे, कंपल्सरी इन नेचर। कैसे होते हैं सर? कंपल्सरी इन नेचर होते हैं, मतलब सर वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये खर्चे तो हमें करने ही पड़ेंगे, ये हमारे लिए कंपल्सरी है, इससे हम बच नहीं सकते, चाहे हमारे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, ये खर्चे हमें करने ही पड़ेंगे बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है ना।
सर ऐसे कौन से खर्चे होते हैं कि जो हमें करने ही पड़ते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, लॉस हो रहा है तब भी करने पड़ेंगे? तो सर इसके एग्जांपल्स लिखेंगे। ऐसे खर्चे में आता है बिजनेस का रेंट। बिजनेस का रेंट। सर अब रेंट का मतलब क्या हुआ? कि रेंट का मतलब है आप बिजनेस कर रहे हो भाई, राइट? तो मुझे बताओ, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस अगर आपकी जगह है खुद की तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी जगह नहीं है तो आपको रेंट पे लेना पड़ेगा। तो क्या आप रेंट वाले को यह बोल सकते हो सर इस साल लॉस हुआ है, आप रेंट मत लीजिए? नहीं सर, कंपलसरी हो गया, नहीं हो गया? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, रेंट तो देना पड़ेगा। तो एक रेंट हो गया कंपलसरी, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या मैं बिजली विभाग को बोल सकता हूं भाई साहब इस बार थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है, थोड़ा बिजली का बिल कम ले लो? नहीं सर, प्रॉफिट हो ना हो आपको पूरा का पूरा बिजली का बिल भरना पड़ेगा। और बताओ सर? बिल्कुल, टैक्सेस हो गए। टैक्सेस भी आपको देने पड़ेंगे, पर टैक्सेस कब देते हैं? जब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के ऊपर तो टैक्स जाता है। सैलरीज, वेरी गुड। सैलरीज किसको? ऑनर को या एम्प्लॉइज को? एम्प्लॉइज को। तो सर सैलरी टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को सैलरीज देनी ही पड़ेगी, चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब बाहर रिसेप्शन पे मैम बैठी हुई है, मैं मैडम को कहूं मैडम बच्चों की फीस नहीं आई थी मार्च में, आप एक काम करो मार्च की फीस मेरे से सैलरी मत लो, या एक काम करो जो भी आपकी सैलरी है उसमें 2000 रुपए कम ले लो। तो क्या मैम मान जाएंगी? नहीं। क्या कहेंगी? नहीं सर ये तो आपको देनी पड़ेगी। बाकी पर मुझे लॉस हुआ है कि सर वो मुझे मतलब नहीं है, आपको तो देनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो मेरे लिए क्या हो गया? कंपलसरी एक्सपेंस हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने किसी को मैनेजर बना रखा है तो भाई मैनेजर अपनी कमीशन लेगा, तो ये मैनेजर कमीशन भी मेरे लिए क्या हो गया? चार्ज हो गया। सर ये मुझे देनी ही पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इसी तरीके से कुछ प्रोविजंस होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं गैप्स के अकॉर्डिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मुझे प्रोविजंस बनाना कंपलसरी होता है, प्रोविजन बनाने ही पड़ते हैं। प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस नॉन लायबिलिटी होती हैं जिसका अमाउंट फुली एग्जैक्ट डिटरमाइंड नहीं हो पाता, उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, राइट। उसके बाद सर और क्या होता है मुझे बताओ? इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई लोन लायबिलिटी है, क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सर बिल्कुल देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलने क्या हो गया? चार्ज हो गया, कंपलसरी नेचर हो गया। सर मुझे देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। आई होप ये बात क्लियर हो रही है। और सर इन सारे चार्जेस को हम 11th क्लास में रिकॉर्ड करते आए हैं, कौन से अकाउंट में? जल्दी बताएंगे। वेरी गुड। ये जितने भी हमारे कंपलसरी खर्चे हैं ये सारे रिकॉर्ड होते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां रिकॉर्ड होते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक तरफ सारे खर्चे रिकॉर्ड हो जाते हैं, एक तरफ सारी इनकम रिकॉर्ड हो जाती है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उससे मुझे पता चलता है मुझे नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही मुझे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। अब यदि नेट लॉस हुआ तो क्या पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए कुछ प्रॉफिट बचा? नहीं बचा। तो सर पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, राइट। पर अगर लॉस तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, राइट। अब अगर नेट प्रॉफिट बचा तो नेट प्रॉफिट को किसको देंगे? पार्टनर्स को देंगे। अब पार्टनर्स को प्रॉफिट किस रूप में दिया जाता है? कुछ प्रॉफिट सैलरी के रूप में दे देते हैं, है ना। प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाला सैलरी के रूप में दे दिया, कुछ पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दिया, कुछ पार्ट कमीशन के रूप में दे दिया, और जो बाकी बच गया उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये काम होता है कौन से अकाउंट का? उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? यानी सर जो सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या होता है सर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो मुझे बताओ लॉस होगा तो भी प्रॉफिट बांटूंगा? नहीं सर। अब यहां पर मुझे बताओ चाहे वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस लिखूं? नहीं सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या है? प्रॉफिट इज
नेसेसरी, प्रॉफिट इज नेसेसरी। प्रॉफिट तो सर होना चाहिए, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। प्रॉफिट नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा। अच्छा सर इसके एग्जाम्पल बताओ। अभी मैंने बताया प्रॉफिट को किस किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, जल्दी बोलो सर। वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओनर का हमारे पास पैसा पड़ा होता है फर्म के पास, तो फर्म क्या करती है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देगी, जब प्रॉफिट होगा। अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है तो फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। फिर दूसरा आ गया सैलरीज टू पार्टनर्स। जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको सैलरीज दी जाएगी कब, अगर प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो ओनर्स को कोई सैलरीज नहीं दी जाएंगी। ठीक है जी। तीसरा जल्दी बोलो, कमीशन टू पार्टनर्स। वेरी गुड, पार्टनर्स को कमीशन कब दी जाएगी, जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो पार्टनर को कमीशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बोलेंगे और क्या देते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व, सर रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व्स आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट असाइड टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। यानी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी कुछ आ गई, कुछ दिक्कत आ गई, तो उस दिक्कत से निकलने के लिए जो प्रॉफिट का पार्ट अलग से सेव किया जाता है, यानी जो गुल्लक में पैसा डाला जाता है। तो मुझे बताओ, अगर मेरी जेब में 100 रुपए पड़े हैं और 100 रुपए में से मेरा जो खर्चा है वो भी 100 रुपए का ही है, तो गुल्लक में कितने डालूंगा, 0। यानी प्रॉफिट होगा तो गुल्लक के अंदर डाला जाएगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो गुल्लक के अंदर नहीं डाला जाएगा। तो यानी इसके लिए भी क्या हो गया, प्रॉफिट कंपलसरी हो गया। तो इसलिए यह भी क्या माना जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। बोनस टू एम्प्लॉइज भी क्या हो गया, कंपलसरी नेचर हो गया। यस, अब वो डिपेंड करता है बोनस किस बेसिस पे आप दे रहे हो। अगर आपने बोला था कि बोनस होगा इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, तो वो चार्ज नहीं हुआ। अगर आपने एम्प्लॉयज को प्रॉमिस किया था कि दिवाली बोनस मिलेगा, दिवाली पे बोनस मिलेगा, ठीक है, तो वो देना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है ना। अगर आपने प्रॉफिट्स के बेसिस पे बोनस की बात करी थी तब तो नहीं देना पड़ेगा, कंपलसरी नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो। पर आपने कहा नहीं मिलेगा ही मिलेगा, आपने लिखा हुआ एग्रीमेंट में कि हर दिवाली पे सैलरी बढ़कर मिलेगी या ये बोनस के रूप में मिलेगा, तो वो तो हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया, सैलरीज का ही पार्ट हो गया, तो वो देना पड़ेगा। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस हो गया। बोलो बात क्लियर होगी। और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है, चार्ज होता है। बोलो बात क्लियर होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो यानी सर ये सारे हमारे क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशंस। यानी ये एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, इस जो प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिला, उसी प्रॉफिट को मैं क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं अलग अलग रूप में। किसको दे रहा हूं, पार्टनर्स को दे रहा हूं, राइट। अब ये इसके लिए कौन से अकाउंट बनाऊंगा मैं, स्पेशल अकाउंट बनाऊंगा एक अलग, जिसमें इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाऊंगा। उसका नाम क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी सर इस चैप्टर में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखना है। तो यानी सर अगर मेरे पास कोई भी इनकम नहीं है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, नहीं बनेगा सर। क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता किस लिए, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनेगा। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। यानी प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, बोलो प्रॉफिट्स, प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इतनी बात क्लियर है सर। अच्छा मुझे बताओ, इसमें से कौन मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है और कौन मेरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सर चार्जेस क्या करते हैं, रिड्यूसेस द प्रॉफिट्स, एंड एप्रोप्रिएशंस क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रॉफिट्स। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है, अगर क्लियर है तो आप लोगों से 4-5 आपको एग्जांपल देते हैं और आप बताना कि हमारे लिए चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, राइट। तो आपको बताना है कौन से
टर्म्स आप चार्ज मानोगे और कौन से टर्म्स आप एप्रोप्रिएशंस मानोगे, राइट। हटा दू इसे। आइए सर, एक क्वेश्चन है, कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, यानी क्लासिफाई करो, बताओ इनमें से कौन सा चार्ज है और कौन सा एप्रोप्रिएशन है। मैं आपको टर्म्स दे रहा हूं। पहला टर्म इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा टर्म रेंट, तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चौथा रिजर्व्स, फिफ्थ डेप्रिसिएशन, सिक्स्थ प्रोविजंस, सेवेंथ बिल्कुल कमीशन टू पार्टनर्स, मैनेजर कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। चलिए, आपको 10 टर्म्स दिए हैं, 10 ट्रांजैक्शंस दिए हैं। आपको इन 10 ट्रांजैक्शंस में बताना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन को हम कंपल्सरी चार्ज मानेंगे और कितनों को हम एक प्रॉफिट का पार्ट मानेंगे, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए सर, पहले टर्म के साथ स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। सर सिंपल सी बात है, चार्ज है, क्योंकि ये प्रॉफिट का कोई हिस्सा थोड़ी है जो हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये तो क्या है, चार्ज है, कंपल्सरी इन नेचर है। लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो भाई साहब, ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए चार्ज है। तो मुझे बताओ, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? उसके बाद मैं बात करूंगा रेंट की। सर ये चार्ज है, कहीं पर भी दिया जाए, किसी को भी दिया जाए, रेंट के लिए ये खर्चा है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, ये मेरे को देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, चलिए सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर एप्रोप्रिएशन है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जो ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लेकर के आता है, ये उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये प्रॉफिट का पार्ट है कि अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, इसलिए इसको माना जाता है क्या? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। यानी ये प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया ये हमने। ठीक है, चलिए रिजर्व्स। बिल्कुल सर, गुल्लक जब ही बनेगी जब प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट का पार्टी तो गुल्लक में डालते हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट का पार्टी तो गुल्लक में डाला जाता है सर। हाँ जी, कहां दिक्कत हुई? बोल सकती है, पूछो। अच्छा डेप्रिसिएशन, हाँ बताओ। सर कंपल्सरी नेचर है, ये तो खर्चा है हमारा प्रॉपर, प्रॉफिट हो ना हो डेप्रिसिएशन चार्ज करते ही करते हैं। तो याद करो ना यार, क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम्स डाली थी आपने, वो सारी की सारी क्या थी? चार्ज से, राइट। प्रोविजंस बनाया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब कंपलसरी है। ठीक है, चलिए सर, कमीशन टू पार्टनर्स, एप्रोप्रिएशन। सर इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा हो रहा है, जो भी चीज पार्टनर को दे रहे सारी एप्रोप्रिएशन हो रही है ना? बाकी ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो। आइए, मैनेजर कमीशन क्या होगा? सर बिल्कुल, ये तो हमारा चार्ज होगा। मैनेजर को तो कमीशन देना जरूरी है, मैनेजर जान खा जाएगा मेरी कमीशन किधर है? ठीक है ना, तो मैनेजर को तो कमीशन देनी पड़ेगी भाई। रेंट टू पार्टनर,
सर बिल्कुल वेरी गुड, चार्ज माना जाएगा, क्योंकि रेंट क्या है सर, एक ऐसा खर्चा है जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, चाहे पार्टनर हो चाहे बाहर वाला हो, रेंट तो देना ही पड़ता है। बात समझ में आ रही है? क्यों सर ये फिर पार्टनर को क्यों दे रहे हैं? मगर कई बार क्या होता है, मैंने बाहर का स्पेस देखा, मुझे मिल रहा है 50,000 रुपए महीने पे किराए पे, ठीक है, और मेरा पार्टनर है वो कहता है यार मेरे पास भी एक स्पेस पड़ा है, कोई नहीं हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक काम कर वही स्पेस यूज कर ले, 10-15,000 रेंट दे दियो मेरे को। तो मुझे बताओ मैं बाहर वाला स्पेस यूज करूं जो मेरा पार्टनर अलाउ कर रहा है मेरे को, वो स्पेस यूज करूं? पार्टनर कहता भाई घर वाले फ्री में तो मानेंगे नहीं स्पेस यूज करने के लिए, मैं बाहर वालों को रेंट दूंगा तो घर में आ जाएगा रेंट, थोड़ा कम दे दियो, ठीक है। तो अब वो अकेला देगा मिलकर देंगे? वो मिलकर के देंगे। पर जो उसके मम्मी पापा हैं क्या वो रेंट लेंगे? नहीं लेंगे? लेंगे भाई, कंपलसरी देना पड़ेगा। अगर वो पार्टनर की खुद की भी प्रॉपर्टी है तो भाई वो क्यों दे फ्री में रेंट, क्यों दे फ्री में जगह? भाई बिजनेस तो दोनों का है ना, पार्टनरशिप है। अगर मेरा खुद का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बिजनेस किसका है? दो जनों का है। तो भाई मैं अपनी जगह क्यों दूं, मैं अपनी जगह किसी और को दूंगा रेंट पे, मुझे वहां से रेंट आएगा। तो अब तो बिजनेस का हो गया ना, तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस देगा ना रेंट, तो उसके लिए कंपलसरी है, चाहे बाहर वालों को दे चाहे पार्टनर को दे, ठीक है। तो वो मेरे लिए क्या माना जाएगा? चार्ज। ऐसे ही क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, सर चार्ज। लोन तो लोन होता है, अभी आपने पढ़ा पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तब भी 6% तो कम से कम इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, किसको? पार्टनर को। तो कंपलसरी हो गया नहीं हो गया? और जो चीज कंपलसरी होगी वो मेरा क्या माना जाता है? चार्ज। बात क्लियर हुई? तो यानी सर अगर आप याद करना चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, इन दो चीजों को छोड़कर कुछ भी पार्टनर को दिया जाएगा तो वो सारी आइटम क्या मानी जाएगी? एप्रोप्रिएशंस मानी जाएंगी। अगर रेंट दिया जा रहा पार्टनर को तो चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा रहा पार्टनर को तो चार्ज, और इसके अलावा कुछ भी दिया जा रहा पार्टनर को सारा एप्रोप्रिएशंस। बोलो बात क्लियर होगी? और सारे चार्जेस कहां रिकॉर्ड होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और सारे एप्रोप्रिएशंस कहां रिकॉर्ड होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बोलो बात क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आया अच्छे से? अब एक मैं आपको थोड़ा सा नमूना देता हूं, एक डेमो दे देता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बना और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या कैसे आएगा। फिर प्रॉपर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आज हम इसी दोनों टॉपिक पे रहेंगे और पहले अपना ये एक इसका डेमो दे लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, राइट। तो सर आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपने 11th क्लास में क्या बनाया था सर? जल्दी बोलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था सर, राइट। अब सर ये कुछ इस तरीके से बनाया था आपने, टी शेप फिगर जिसकी दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। यहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करते थे क्या? ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे, नहीं तो इधर करते थे ग्रॉस लॉस। अभी मैं मान के चल रहा हूं प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसमें आप यहां पर लेते थे अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, सेल्स के अलावा जितनी भी इनकम थी, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड, ठीक है ना, वो सारा कहां रिकॉर्ड करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। याद आ रहा है? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते थे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यस और नो करते थे सारे के सारे। और उसके बाद लास्ट में निकल के आता था आपका क्या? नेट प्रॉफिट। बोलो बात क्लियर है? जरा इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई मुझे इतना बता दो बस। हो गई? तो बेटा जो इसमें ये खर्चे हैं ना, ये नो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनको ही मैं क्या बोलता हूं? चार्ज। चार्ज एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? चार्ज वाले एक्सपेंसेस, जो कि मुझे करने ही पड़ते, कंपलसरी इन नेचर होते हैं। सर इसके अंदर क्या क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाता है आपका क्या? डेप्रीसिएशन, है ना। और बोलो सैलरीज टू एम्प्लॉइज, राइट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब आ जाता है। ऐसा ही होता है। रेंट कहां जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अगर आप नहीं भी बनाओ तो ये लिस्ट तो पता ही है आपको।
ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का 12th में कोई चक्कर नहीं है, आप ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग याद मत करो, पर आप बस एक्सपेंसेस के नाम देखो। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, सैलरी टू एम्प्लॉय चार्ज होता है, रेंट चार्ज होता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या होता है, चार्ज होता है। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता था, जल्दी बोलो। यही रेंट अगर रिसीव हो गया, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड हो गई, वेरी गुड। अगर मान लीजिए यही इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। अगर पे कर रहे हैं तो खर्चा, और रिसीव कर रहे हैं तो इनकम, पर क्या कंपलसरी है तो आएगी आएगी इनकम, राइट। तो इसको हम बोल देते हैं क्या, चार्ज वाली इनकम। इस तरीके से याद कर लो, ये हो गए चार्ज वाले खर्चे, ये होगी मेरी चार्ज वाली इनकम। और चार्ज वाले खर्चे और चार्ज वाली इनकम कहां रिकॉर्ड होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। बोलो बात क्लियर है। यही तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था क्लास 11th में। अब इसी को बस थोड़ा सा खींचना है, हमें क्या करना, थोड़ा सा खींचना है। आइए, ये यहां बंद हो गया, अब इसको खींचते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट को खींचा था आपने, कैसे खींचा था सर, ये देखो, यहां बनाया था सबसे पहले आपने क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में इधर पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता था, इधर सेल्स आ जाती थी, और इधर आ जाता था आपका क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ये अकाउंट आप यहां बंद कर देते थे, और इसी ट्रेडिंग अकाउंट को खींच करके ये ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे ट्रांसफर करते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते थे। ये करते थे, शटर को खींच दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पैदा हो गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसका शटर खींचना है, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शटर खींचना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे क्या मिला, क्या मिला, नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को मुझे क्या करना है सर, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं बनाता हूं कौन सा अकाउंट, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर ये कैसे बनेगा, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी भी ये डेबिट साइड होगी और ये क्रेडिट साइड होगी, और ये बनता ही किस लिए है, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर नेट लॉस होगा तो ये अकाउंट बनाएंगे ही नहीं, राइट। तो ये जो प्रॉफिट है, अब इसको शटर खींचे इसका, आओ भाई, इसका शटर ऐसे खींचना पड़ेगा, ऊपर देखो, ऐसे ही किया था ग्रॉस प्रॉफिट को ऐसे ट्रांसफर। अब ऐसे ही नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो ये यहां पर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। बोलो बात क्लियर है। अब नेट प्रॉफिट को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नेट प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम रिजर्व बना लेते हैं, हम कहते हैं पार्टनर्स तेरे को नहीं दे रहे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में हमारे काम आएगा। तो हमने इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा उठाकर कहां डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया, किसमें, रिजर्व्स में। कुछ पैसा रिजर्व में डाल दिया, राइट। कुछ पैसे को क्या दे दिया, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया। कुछ मैंने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके रूप में, सैलरीज के रूप में। तो मैंने पार्टनर्स को क्या दे दी, सैलरीज दे दी। कुछ मैंने क्या दे दी, कमीशन दे दी, कमीशन टू पार्टनर्स। और जैसे ही पार्टनर से कुछ दिया गया, सब ये क्या हो गया, ये सारा कहलाएगा क्या, एप्रोप्रिएशंस। क्या कहलाएंगी, एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस बोल सकते हो उसे, खर्चे ही तो है, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या एप्रोप्रिएशन कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पर प्रॉफिट अपने पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक तो ये प्रॉफिट कमाया, और एक और प्रॉफिट होता है जो पार्टनर से कमाया जाता है। बताओ, जो पार्टनर से प्रॉफिट कमाया जाता है वो कौन सा होता है, जो पार्टनर से कमाया जाता है वो हमारा प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, जो प्रॉफिट पार्टनर से कमाया जाता है उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये वाला प्रॉफिट किससे कमा रहे हैं, देखो ये वाला प्रॉफिट किससे कमा रहे हैं, बिजनेस कमा रहा है, किससे, बाहर वालों से। ठीक है, और ये खर्चे भी कहां कर रहा है, बाहर वालों पे कर रहा है। ये वाले खर्चे बाहर वालों पे हो रहे हैं, बाहर वालों को दिए जा रहे हैं।
ठीक है, और ये कमाई भी बाहर वालों से हो रही है। ये वाली चीजें पार्टनर्स को दी जा रही है और पार्टनर से ही ली जा रही है। बात क्लियर है? जो पार्टनर्स को दिया जा रहा है तो ये एप्रोप्रिएशन वाला खर्चा हो गया, और जो पार्टनर से लिया जा रहा है ये एप्रोप्रिएशन वाली इनकम हो गई। बोलो बात क्लियर है? तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरह से मेरी एप्रोप्रिएशन, ये दोनों, बल्कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों, ये दोनों ही मेरी एप्रोप्रिएशंस इनकम है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। नेट प्रॉफिट जो मैंने बिजनेस से कमाया बाहर वालों के बदौलत, वो भी पार्टनर्स के बीच में बांटूंगा, और जो पार्टनर से लिया इंटरेस्ट ड्राइंग वो भी पार्टनर्स के बीच में ही बांटूंगा। कहोगे सर ये तो गलत हो गया, पार्टनर से लेके पार्टनर को दे रहे हो। मां की बेटा, कौन से पार्टनर से लूंगा? जिसने पैसा निकाला होगा, और बटेगा किसमें? सब। क्लियर हो रही है बात? अब जैसे वहां बचा था ग्रॉस प्रॉफिट, यहां बचा था नेट प्रॉफिट, यहां क्या बचेगा सर? यहां बचेगा अपन लोगों का डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्या बटेगा? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल मतलब जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये तो स्पेशलाइज्ड प्रॉफिट से जो बांटे। अब जो भी प्रॉफिट बच गया, मान लीजिए प्रॉफिट हुआ तो 100 रुपए का, कितने का होता? 100 रुपए में से 20 रुपए मैंने गुल्लक में डाल दिए कि पार्टनर 20 रुपए तो मेरे फर्म के लिए हो गए, अब बचे 80 रुपए। एक ने कहा कि भाई मैंने काम किया था, आपने कहा था 10 रुपए आपको मिल जाएंगे अलग से सैलरी। चलो ठीक है भाई, पार्टनर 80 रुपए बच रहे हैं, 80 रुपए में से 10 रुपए तू ले ले, कितने बच गए? 70। एक दूसरा आया, सर सबसे ज्यादा कैपिटल मैंने लगा रखी है, आपने कहा था कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे प्रॉफिट होगा तो। मैं ठीक है, कितने कह रहा? 20 रुपए। मां के अच्छा सर ये लो 20 रुपए, एक पार्टनर सबको इक्वल बट रहा है, अलग अलग बट रहा है। एक को सैलरी 10 रुपए मिली, एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 रुपए मिला, प्रॉफिट कितना बच गया? 50 रुपए। अब जो 50 रुपए का प्रॉफिट बच गया सारी चीजें देने के बाद, उसको ही बोलते हैं हम क्या? डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब इस 50 रुपए का करेंगे क्या? मैंने कहा भैया आपके बीच का रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? वो कहता है सर आधा आधा है, 1:1 है, कि जो भी प्रॉफिट होगा हम आधा आधा लेंगे। तो मैं ठीक है, दो पार्टनर्स हैं तो आधा आधा बढ़ जाएगा, 25 और 25। क्लियर हो गई बात? कोई कहता है नहीं सर मेरे जो हमारे बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, कि उस प्रॉफिट के 5 हिस्से करो, 3 मैं लूंगा, 2 ये लेगा, तो कितना हो जाएगा? 30 रुपए एक को मिलेंगे, 50 रुपए में से 30 रुपए एक को मिलेंगे और 20 रुपए दूसरे को मिलेंगे। बात क्लियर हो गई? उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड, बोलो जल्दी, अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलिए बात क्लियर हुई? तो सर ये वाला हमारा मेन कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि 6 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी 6 नंबर कंफर्म है अगर ये आपको अच्छे से बनाना आ गया। अब देखो जादू, देखो यहां पर जो टॉपिक्स हैं मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए एक एक पार्ट अच्छे से करा रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद क्या है? ट्रांसफर टू रिजर्व, उसके बाद सैलरी कमीशन। इधर देखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर जो है ट्रांसफर टू रिजर्व, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, यानी जो इतने सारे टॉपिक लिखे हैं वो और कुछ नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ही पार्ट हैं। अपनी नोटबुक्स में चेक करो, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे सारे लिखवाए टॉपिक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, चेक करो। तो 1 2 3 4 टॉपिक्स तो वही हो गए। इंटरेस्ट ऑन लोन ये रहा बेटा आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज लिखवाया ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तो एक टॉपिक ये रहा। तो यानी कुल मिला के यही करना है, इसी के अंदर सारी एडजस्टमेंट है। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यानी चैप्टर के शुरुआत से लेकर चैप्टर के आखिरी तक हम एक ही चीज बना रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद डिफरेंट एडजस्टमेंट्स, कभी इसकी एडजस्टमेंट कभी इसकी एडजस्टमेंट। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।